ये ब्लू वाइट सिलेक्शन में तुम्हारा जो है लैक्टेट जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर जीन फॉर selection of the blue white selection. That means it is a kind of the positive selection because the recombinant, that is the transformed host cell, is survived over the media. That's why it is called positive selection. And the marker gene is known as the lactate gene that synthesizes the enzyme beta galactosidase. The beta galactosidase have the substrate. That name of this substrate is X-GAR. X-GAR is the name of substrate. That will be the broken down by the enzyme beta galactosidase. That is synthesized by the lactate gene. आपको अगर याद होगा तो लैक्टेट जीन हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग लैक ऑपरेंट मॉडल पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो लैक ऑपरेंट होता है उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है, लैक्टेट, लैक वाई एंड लैक ए. एंड वन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन लैक्टेट जीन इज यूज्ड एज अ मार्कर in case of the PUC19 vector. Now in case of PUC19 vector, the lactate gene is used as marker gene for vector molecule PUC19. अब होता क्या है, जैसा आप जानते हो कि एज यूजुअल कि अगर आप जो सिलेक्शन करने जा रहे हो, स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट करने जा रहे हो, तो स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड द नेम ऑफ प्रिंसिपल इज, लास्ट ईयर इस बारे में मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट? एनीवन को बताए प्रिंसिपल ऑफ स्क्रीनिंग क्या होता है? Yes, insertional inactivation. Yes, insertional inactivation is the basic principle of the insertional inactivation is the basic principle of selection or screening. And how can insertional inactivation takes place? अब हमें ये देखना होगा कि insertional inactivation कैसे होता है. तो हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे. फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे कहाँ पे? मार्कर जीन के पास. एंड मार्कर जीन को इनएक्टिवेट करेंगे. The basic background behind this selection process is that inactivation of the marker gene by insertion of the foreign gene to visualize whether the host cells are transformed or not transformed. ये बहुत बेसिक चीज है कि आपको ये पता हो कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे कैसे. सपोज कीजिए फॉरेन जीन आपको यहाँ से हो रहा होगा, ये हमारा फॉरेन जीन है और इस फॉरेन जीन को हमको कहाँ लेकर के जाना है? इस मार्कर जीन पे लेके जाना है. मार्कर जीन पे ही क्यों? क्योंकि मार्कर जीन पे ही आपको पता होगा कि मार्कर जीन के ऊपर क्या कहा जाता है? MCS पाया जाता है. MCS स्टैंड फॉर मल्टीपल क्लोनिंग साइट. यस, मल्टीपल क्लोनिंग साइट. तो मार्कर जीन के ऊपर, किसी भी वेक्टर के मार्कर जीन के ऊपर क्या पाई जाती है? MCS पाई जाती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पाई जाती है. दैट मल्टीपल क्लोनिंग साइट, दैट मीन्स कि it is the site for 20 or more than 20 restriction enzyme. Multiple cloning sites means it is the site for 20 or more than 20 restriction enzyme. And what is the basic advantage of this MCS is that it provides the flexibility in the choice of the restriction enzyme. क्योंकि अगर इसके ऊपर ये छोटा से छोटा मार्कर जीन का रीजन जिसमें 20 या मोर देन 20 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स पाई जाती हैं, अगर हम लोग उस एक एंजाइम से ना काट करके किसी दूसरे एंजाइम से भी काटेंगे जिसकी साइट उस MCS पे है, तो हम आसानी से उसको जो है कट कर देंगे. तो ये जो MCS है, दैट MCS इज प्रेजेंट ओवर द मार्कर जीन. अब हम क्या करेंगे कि इस फॉरेन जीन को ले जाकर के इस MCS को इंसर्ट करेंगे. ठीक, और इंसर्ट करने के लिए आपको पहले कट करना पड़ेगा क्योंकि आप टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़े हो, और टूल्स एंड टेक्निक्स में आप जानते हो कि बिना कट किए आप पेस्ट नहीं कर सकते. You have to be paste the foreign gene in place of the marker gene. So you have to first of all to cut this marker gene by the help of the molecular feature called restriction endonuclease. तो आप क्या करोगे कि इस मार्कर जीन को सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करोगे. जैसे ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट हो जाएगा, आप इस फॉरेन जीन को ले जाकर के यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे. तो हुआ क्या आपका कि अब अगर आपका मार्कर जीन यहाँ से कट कर गया, मार्कर जीन यहाँ पे इनएक्टिवेट हो गया, तो आप कह सकते हो कि इट इज ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन. दैट मीन्स inactivation of the marker gene by the insertion of the foreign gene is called insertional inactivation. How can you define insertional inactivation? The basic principle of the screening, the basic principle of the selection of the recombinant is insertional inactivation. You can define the insertional inactivation
in very simple way is that the insertion of the foreign gene and inactivation of the marker gene. अब देखिए आप यहाँ foreign gene को insert कर रहे हो, the foreign gene is inserted over the marker gene. But one condition is that first of all you have to cut the marker gene by help of the restriction endonuclease. आपने restriction endonuclease की सहायता से इस marker gene को कट किया. That marker gene in case of UC vector is lactate gene. This lactate gene is cut by the either EcoRI or HIN2 or BAM-H1 or HER3. Any one of the restriction enzyme you can choose. आप किसी भी restriction enzyme को आप choose कर सकते हो based on your choice, आपके based on your ability. आप किसी भी restriction enzyme को ले सकते हो. Because of this restriction enzyme, you can cut the marker gene and insert the foreign gene. और आपने यहाँ foreign gene insert किया. After insertion of the foreign gene inside the vector molecule, there is a construction of a hybrid DNA molecule. And name of this hybrid DNA? Name of this hybrid DNA is? बोलो, क्या बोलेंगे? फॉरेन जीन को हमने इंसर्ट कर दिया वेक्टर के ऊपर, मार्कर जीन के ऊपर. ट्रांसफॉर्म का है, अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ना. तुम्हारे पास दो तरह का डीएनए है, एक वेक्टर का डीएनए था और यहाँ पे फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया. तो अभी ये कौन सा बन गया? ये बन गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास बन तो गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम ये आएगी बेसिक कि तुम्हारे पास सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी तो होगा. कल हमने बताया था कि जब आप किसी वेक्टर मॉलिक्यूल को कट करोगे, वेक्टर मॉलिक्यूल आपने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मार्कर में यहाँ पे लैक्टेट जीन है और इस लैक्टेट जीन को कट करेगा तो इस तरीके से ये तुम्हारा ओपन हो जाएगा. ये ओपन हो गया, वेक्टर मॉलिक्यूल तुम्हारा ओपन हो गया. और इस ओपनिंग प्लेस पे क्या होना चाहिए? इस फॉरेन जीन को आना चाहिए. ठीक, लेकिन होगा क्या कि एक प्लेस पे तो फॉरेन जीन आके इंसर्ट हो जाएगा, किसी एक वेक्टर में तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन वो वेक्टर जहां पर कि सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा. कल हमने बताया था कि सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर मॉलिक्यूल इज द peculiar feature of any kind of the vector. और सेल्फ लाइगेशन क्या होता है कि 5 प्राइम पे अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम पे OH होता है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. Phosphodiester bond is formed in between the 5 prime phosphate and 3 prime hydroxyl group. So 5 prime phosphate and 3 prime hydroxyl group both are present in a vector molecule. And if before joining of the before insertion of the foreign gene, the vector molecule is self-ligated, then what will happen? A self-ligated vector molecule is formed. A self-ligated vector molecule is created. So we can see here that in case of the foreign gene insertion, you will find that there is a construction of the recombinant DNA. But in case where the insertion of foreign gene do not take place, in such situation you can find a self-ligated vector molecule. So यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई सियोरिटी नहीं है कि फॉरेन जीन जाकर के इंसर्ट हो ही जाएगा. अगर फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया तो ठीक, तब तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा. लेकिन अगर बिफोर इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन द वेक्टर मॉलिक्यूल आर सेल्फ लाइगेटेड, देन इन सच ए सिचुएशन यू विल फाइंड ए सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल. तब उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल मिलेगा. ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आएगी? आपको प्रॉब्लम तब आएगी कि जब सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल मिलेगा तो उस कंडीशन में लैक्टेट जीन की पोजीशन क्या होगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ मिल रहा है, उस वहां पर लैक्टेट जीन की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन इन सेंस कि लैक्टेट जीन कहाँ पे एक्टिव होगा, कहाँ पे इनएक्टिव होगा. कौन बताएगा? प्रांजलि बताओ. हमारे पास ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. दोनों देख करके बताओ आप, इन विच केस the marker gene, that is lactate gene, is active and in which case it is inactive. बताओ प्रांजलि. ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. दोनों में से किस केस में हमारा मार्कर जीन यानी लैक्टेट जीन एक्टिव है और किस केस में इनएक्टिव है? हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा ना.
इसलिए क्योंकि जो फॉरेन जीन है यहाँ से तो मार्कर जीन को कट किया तभी तो इंसर्ट हुआ। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन समझो ना, कि जब फॉरेन जीन इंसर्ट होगा तो बिना मार्कर जीन को कट किए तो नहीं होगा। और मार्कर जीन तुम्हारा क्या है? लैक्जेट जीन है। तो इसका मतलब कि जब तुम्हारा ये फॉरेन जीन वहां पे इंसर्ट होता है तो निश्चित तौर पे लैक्जेट जीन को कट करना पड़ता है। बिना लैक्जेट जीन के कट हुए, बिना लैक्जेट जीन के इनएक्टिव हुए फॉरेन जीन तुम्हारा इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फॉरेन जीन तुम्हारा इंसर्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल फाइंड दैट whenever the recombinant DNA are generated after insertion of the foreign gene, then you will find that there is an inactivation of the marker gene. That is principle of insertional inactivation takes place in the construction of the recombinant DNA molecule. जैसे ही आपका फॉरेन जीन इंसर्ट करेगा, मार्कर जीन इनएक्टिव होगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके पीछे बेसिक बात क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, यानी हमारा सिलेक्शन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। और वो सिलेक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द मार्कर जीन। इस केस में दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉरेन जीन इंसर्ट हो रहा है और मार्कर जीन दैट इज लैक्जेट जीन इनएक्टिव हो रहा है। तो wherever the recombinant DNA is constructed, wherever the recombinant DNA molecule is formed, your foreign gene is, your marker gene is inactivated. आपका मार्कर जीन क्या होगा? इनएक्टिवेटेड हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द फॉरेन जीन, बाय द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन। ठीक, अब दूसरा केस समझो जहां पे कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर था। हालांकि हमने सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है क्लोनिंग में। नेम द एंजाइम व्हिच आर यूज्ड फॉर टू अवॉइड द सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर मॉलिक्यूल। एनीवन, कौन बताएगा? सौरभ शर्मा। एंजाइम का नाम बताओ जिसका कि हम लोग यूज करते हैं सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल को चेक करने के लिए। Yes, alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase is the name of the enzyme that removes the 5' phosphate group from the DNA molecule from the vector molecule. तो जब आप 5' एंड से फॉस्फेट को हटा दोगे तो सेल्फ लाइगेशन होने के लिए डीएनए के दो एंड का रिक्वायरमेंट है। एक एंड 5' पे फॉस्फेट, दूसरा एंड 3' पे OH। जब आप 5' एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर दोगे देन देयर इज ए नो सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। तो वहां पे सेल्फ लाइगेशन नहीं होगा और यही होता है। लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एफिशिएंसी 100% नहीं है। एक बात तो एक कंफर्म मान लो कि 100% एफिशिएंसी का कोई एंजाइम नहीं होता। कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% है। तो इसका मतलब कि सारे वेक्टर का सेल्फ लाइगेशन अल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं रोक पाएगा। कुछ वेक्टर तो सेल्फ लाइगेटेड होंगे ही होंगे और उन्हीं में से एक वेक्टर तुम्हारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो कि सेल्फ लाइगेटेड हुआ है। तो अगर एक वेक्टर सेल्फ लाइगेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लैक्जेट जीन एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? लैक्जेट जीन एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा। एक्टिव इसलिए होगा क्योंकि फॉरेन जीन का इंसर्शन हुआ है। फॉरेन जीन तो इंसर्ट ही नहीं हुआ। और फॉरेन जीन इंसर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फॉरेन जीन इंसर्ट होने से पहले ही वेक्टर सेल्फ लाइगेटेड हो गया। फॉरेन जीन तो इंसर्ट होना चाहिए था, लेकिन बिफोर इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन the vector molecule are self ligated, and if the vector molecule once is self ligated there is a no possibility of the insertion of the foreign gene to construct the recombinant DNA molecule. There is a no construction of the rDNA molecule, haploid DNA molecule and chimeric DNA molecule. तो एक केस आपका ये बना जहां पे सेल्फ लाइगेटेड ऑफ द वेक्टर मॉलिक्यूल हुआ, जहां पे लैक्जेट जीन एक्टिव है, देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और दूसरा केस वो बना जहां पे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन हुआ, हाइब्रिड डीएनए बना और वहां पर फॉरेन जीन का इंसर्शन भी हुआ और प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फॉलो अप भी हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब आगे सुनो, आगे क्या होगा? अब तुम्हारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो वो जिसमें कि तुम्हारा सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल है जिसमें लैक्जेट जीन एक्टिव है। यहाँ लैक्जेट जीन एक्टिव है क्यों? क्योंकि ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल है। दूसरा कंडीशन वो जिसमें कि फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है
और ये RDNA मॉलिक्यूल है, ये सेल्फ लाइगेटेड में RDNA है और यहाँ पर लैक्टेट जीन इनएक्टिव है, ठीक, लैक्टेट जीन इनएक्टिव। अब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर से सेपरेट तो कर नहीं पाओगे, डिस्टिंग्विश तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वी डोंट हैव एनी आइडिया दैट विच वेक्टर इज सेल्फ लाइगेटेड एंड विच वेक्टर हैविंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमें नहीं पता बिकॉज ऑल दीज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन ए सॉल्यूशन फॉर्म। We cannot distinguish in a naked eye, by naked eye, that which one is the active, which one is the inactive. We can't have any idea. तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वेक्टर सेल्फ लाइगेटेड है, कौन सा जो है वो इंसर्ट को लिया हुआ है, कौन सा फॉरेन जीन इंसर्ट रखा है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? Transformation is the transfer of the recombinant DNA into the host cell. पहले से आपको बताया है, it is the simplest method of the RDNA molecule by which the recombinant DNA are inserted into the host cell molecule and the host cell carrying the RDNA molecule. ठीक, and such kind of the host cell are transformed host cell. अब हमें ये देखना है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो होस्ट सेल के अंदर, तो आपको क्योंकि ये बैक्टीरिया का केस है, तो इन केस ऑफ द बैक्टीरिया आवर most preferred host cell is the E. coli. आपका जो सबसे प्रीफर होस्ट सेल होगा वो क्या होगा? एस्चेरिचिया कोलाई होगा, E. coli होस्ट सेल हो गया और आपने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक। तो कुछ होस्ट सेल तो ऐसे होंगे जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा, मान लो ये होस्ट सेल के अंदर RDNA चला गया, तो ऐसा होस्ट सेल क्या कहलाएगा? ऐसा होस्ट सेल कहलाएगा ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कहलाएगा। तो किसमें RDNA गया है, लेकिन इसी के पैरेलल एक केस और बनेगा जिसमें कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल गया होगा। तो वो वाला जो सेल होगा उसमें फॉरेन जीन तो नहीं गया है, इसलिए वो नॉन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो इसका मतलब मुझे दो तरह के होस्ट सेल नजर आएंगे। एक तो वो होंगे जिसमें कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर जाएगा, तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर जिस होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, एंड द सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर which is and the recombinant DNA which is incorporated into the host cell which called as the transformed host cell. So transformed host cells are those host cells in which RDNA are inserted inside the host cell. जिसमें RDNA जो है होस्ट सेल के अंदर जा रहा है वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, और जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल जा रहा है उसमें तुम्हारा उसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ठीक है, उसको हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कहते हैं। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि हम कैसे पता करेंगे। ये तो हम कह रहे हैं, तो लॉजिक है, ये तो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें RDNA जाएगा वो ट्रांसफॉर्म्ड होगा, जिसमें RDNA नहीं जाएगा वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन हाउ कैन यू जज, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, हाउ कैन यू पिक्चराइज दिस? आप देखोगे कैसे इसको कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है? और हम ये कह रहे हैं कि इट इज द मेथड ऑफ द विजुअल स्कैनिंग, it is the method of the blue white selection. That means you can visualize by your naked eye. Yes, of course you can easily to visualize. आप आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। देखो अब होगा कैसे ये कि यहाँ पे जब हमारे पास दो सेल हमने दिया था, एक जो ट्रांसफॉर्म सेल था और एक जो नॉन ट्रांसफॉर्म था। सपोज करो कि ये ट्रांसफॉर्म सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म सेल है और इसमें RDNA गया हुआ है, ये RDNA गया है, और ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है जिसमें कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया हुआ है, इसमें केवल सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है, ठीक। अब यहाँ से तुम बता सकते हो कि इन दोनों को हम कल्चर करने जा रहे हैं, इन दोनों सेल को हम ग्रो कराने चाह रहे हैं, और हम इन दोनों को ग्रो कराएंगे एक मीडिया पर। इस मीडिया का नाम है एक्सगार। द नेम ऑफ दिस मीडियम इज एक्सगार। एक्सगार सबस्ट्रेट का नाम है, मीडियम का नाम है, इसका फुल फॉर्म बता देंगे। एक्सगार होता है केमिकल है, और बेसिकली जो केमिकल होता है एक्सगार, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ठीक। अब होता क्या है कि जब तुम ट्रांसफॉर्म सेल जिसमें है, यानी कि फॉरेन जीन इंसर्ट जिसमें है, तो वहां पर क्या होगा, लैक्टेट जीन एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा?
बताओ यहाँ पे लैक्जेड एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बोलो, लैक्जेड इनएक्टिव है कि एक्टिव है? यहाँ पे इनएक्टिव है ना जी, क्योंकि यहाँ फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया ना, इनएक्टिव है ना। मैसेज नहीं करो, हम हेडफोन लगाए, बोलो यहाँ पे ये इनएक्टिव हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वहां पर लैक्जेड जीन क्या है? एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है। और लैक्जेड जीन का फंक्शन क्या होता है? लैक्जेड जीन का फंक्शन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में हो रही है। क्यों हो रही है नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में? क्योंकि वहां पर फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, मार्कर जीन का इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, लैक्जेड जीन इनएक्टिव नहीं है। तो उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ बनेगा। और इनएक्टिव जहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेल है, जहाँ पे कि फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है, जहाँ पे लैक्जेड जीन एक्टिव इनएक्टिव है, वहां पर नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्म सेल है वहां पे फॉरेन जीन इंसर्ट हो चुका है, वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। और ये हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्सियल है, और इस सबस्ट्रेट को तोड़ने का काम कौन करेगा? एंजाइम करेगा। उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब इस एक्सियल को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो कहाँ पे करेगा? नॉन ट्रांसफॉर्म में करेगा कि ट्रांसफॉर्म में करेगा? नॉन ट्रांसफॉर्म में करेगा, क्योंकि तुम्हारा जो नॉन ट्रांसफॉर्म जो सेल्स हैं वहां पे तो तुम्हारा लैक्जेड जीन एक्टिव है, फॉरेन जीन गया ही नहीं, इसलिए मार्कर जीन का इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, इसलिए लैक्जेड जीन एक्टिव है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स डाल को ब्रेक कर देगा, एक्स डाल सबस्टेंस को तोड़ देगा, और तोड़ करके ब्लू कलर का कंपाउंड बना लेता है। किस कलर का कंपाउंड बना लेता है? ब्लू कलर का। तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल जहां जहां होंगी वहां वहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, और जहां जहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा वहां वहां एक्स डाल का ब्रेकडाउन होगा, और एक्स डाल का ब्रेकडाउन का जो इंडिकेशन है वो ये है कि ब्लू कलर का कंपाउंड वहां बनता है, तो वहां कलर कैसा आ जाएगा? ब्लू। तो इस प्लेट के ऊपर जहां जहां ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लू कलर किसको शो कर रहा है? ये ब्लू कलर किसको शो कर रहा है? नॉन ट्रांसफॉर्म कॉलोनी को शो कर रहा है। यानी जहां जहां ब्लू कलर आएगा वहां नॉन ट्रांसफॉर्म है। और यहाँ देखो ट्रांसफॉर्म सेल में क्या हो रहा है कि तुम्हारा लैक्जेड जीन इनएक्टिव है, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, मार्कर जीन इनएक्टिव हुआ है, लैक्जेड जीन फॉरेन जीन से इनएक्टिव हुआ है। तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं बनेगा। जब लैक्जेड जीन एक्टिव ही नहीं तो बनेगा कैसे? जब नहीं बनेगा तो क्या एक्स कलर का ब्रेकडाउन होगा? नहीं होगा, नो ब्रेकडाउन। तो जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एक्स का ओरिजिनल कलर वही रह जाएगा, टूटेगा नहीं। तो जहां जहां ट्रांसफॉर्म कॉलोनी है वहां वहां क्या आएगा? व्हाइट कलर आएगा, और जहां जहां नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वहां वहां क्या आएगा? ब्लू कलर आएगा। तो इसीलिए इसका नाम ब्लू व्हाइट सिलेक्शन रखा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। ब्लू रिप्रेजेंट द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स and white represent the transformed cell. That's why it is called as blue white selection. And it is also called visual screening because in case of by your naked eye you can visualize whether the host cells are transformed or non-transformed. That's why you can see that whether the host cell is transformed or not transformed by your naked eye. That's why it is called visual screening. तो ये बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव सिलेक्शन है, इसलिए क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्म भी सर्वाइव कर रहा है, ट्रांसफॉर्म भी सर्वाइव कर रहा है, दोनों सेल उस प्लेट पे सर्वाइव कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि नॉन ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ब्लू कलर का आएगा और ट्रांसफॉर्म जो होगा वो व्हाइट कलर का आएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड ब्लू व्हाइट सिलेक्शन एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट इज दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, अब ये हमने बता दिया आपको। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो।